औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आप लोगों की जो फैमिलीज़ हैं वो भी बिल्कुल ठीक-ठाक होंगी। डियर स्टूडेंट्स, हमारी लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने अरेज़ का जो कॉन्सेप्ट है उसको स्टार्ट कर दिया था। बल्कि लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने अरेज़ के कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है वो बात की थी और आज उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे लेके चलेंगे और अरेज़ को जो है हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर आपके साथ स्टार्ट करूँ, कुछ रिक्वेस्ट आप लोगों से करनी थी कि एक तो इस चैनल को जिसका नाम कोड विद फैसल है, अगर आप लोगों ने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इसके ऊपर हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को थ्रू ईमेल मिल जाए। सेकेंडली, इस वीडियो को काइंडली यूट्यूब के ऊपर ही देखें कंप्लीटली फॉर द फर्स्ट टाइम, एटलीस्ट एक दफ़ा तो देख लें। उसके बाद जो है अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो आप इसको डाउनलोड कर लें। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम आप इसको कम से कम यूट्यूब के ऊपर ही देख लें। वीडियो पसंद आए इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं, इसको इसके ऊपर कमेंट्स देना चाहें कमेंट्स कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन टुडेज़ लेक्चर। तो चलते हैं और आज की जो लेक्चर से रिलेटेड जो पीडीएफ फाइल है उसको ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर आपकी जो बुक है उसके जो चैप्टर नंबर 5 है उसके मैंने स्नैपशॉट्स लिए हुए हैं पहले से। तो सबसे पहले तो जी, इसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे एक ऑपरेटर है, साइज ऑफ ऑपरेटर। बेसिकली साइज ऑफ ऑपरेटर जो है वो ये करता है कि कोई भी आपके सी प्लस प्लस के प्रोग्राम के अंदर कोई भी अगर वेरिएबल हो तो उस वेरिएबल को जितना साइज एलोकेट किया जाता है रैम के अंदर, हम उसका साइज मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस साइज ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि द साइज ऑफ ऑपरेटर कैन बी यूज्ड विद द अरेज। ठीक है, हम इसको अरेज के साथ भी यूज कर सकते हैं और नॉर्मल वेरिएबल्स के साथ भी हम इसको यूज कर सकते हैं। मैं आपको दोनों टाइप के वेरिएबल्स के साथ इसको यूज करके दिखाऊंगा टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर, नॉर्मल वेरिएबल्स के साथ भी और अरेज के साथ भी। और ये क्या करता है, द साइज ऑफ ऑपरेटर कैन बी यूज्ड विद अरेज टू रिटर्न द साइज एलोकेटेड फॉर द अरे, यानी कि अरे को जितना साइज एलोकेट हुआ हुआ है मेमोरी के अंदर उसका साइज ये आपको आउटपुट करके देगा, रिटर्न करके देगा। ठीक है, हमारे पास ये फॉलोइंग एक एग्जांपल है जिसमें ये एक अरे का साइज आपको रिटर्न करके देगा। उसका साइज आपको बताएगा कि इस अरे का साइज कितना है, साइज इन बाइट्स। ठीक है ना, अरे का साइज जो है, लेट सपोज अगर अरे की अगर 5 लोकेशंस हैं, इंटीजर टाइप की अगर अरे है तो टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर इंटीजर का साइज जो है वो 2 बाइट्स होगा। तो 5 अगर लोकेशंस हैं तो ये आपको उसका जो साइज रिटर्न करके देगा वो 10 बाइट्स होगा। अगर आपकी अरे है उसका साइज जो है वो 5, मतलब उसकी अगर लोकेशन, नंबर ऑफ लोकेशंस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर अगर 5 हैं और उसका जो डेटा टाइप है उस अरे की, यानी कि उसकी टाइप है अरे की कैरेक्टर, तो हम सबको पता है कि कैरेक्टर जो है वो एक कैरेक्टर जो है वो मेमोरी के अंदर 1 बाइट लेता है। तो 5 कैरेक्टर्स आप स्टोर कर सकते हो अपने इस अरे के अंदर। तो 5 कैरेक्टर्स का फिर साइज जो है वो मेमोरी के अंदर 5 बाइट्स होगा। तो इस तरीके से ये साइज ऑफ का जो ऑपरेटर है ये हमें 5 बाइट्स रिटर्न करके देगा अगर आपकी अरे का साइज 5 लोकेशंस हो और उसका जो डेटा टाइप है वो कैरेक्टर हो। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल के अंदर iostream.h की हेडर फाइल है, conio.h की हेडर फाइल है, मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन से पहले यहाँ पे int लिखा हुआ है। अगर इसकी रिटर्न, इसको इसको कहते हैं रिटर्न टाइप। अगर इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है तो आप इसके मेन फंक्शन की बिल्कुल लास्ट स्टेटमेंट में आप लिख दें रिटर्न 0। लेकिन अगर इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, मीन्स कि इससे पहले अगर आपने वॉइड लिखा हुआ है, इंटीजर नहीं लिखा हुआ, तो फिर ये रिटर्न 0 लिखने की जरूरत नहीं है। मेन फंक्शन के अंदर इंटीजर टाइप की एक अरे है जिसका नाम है a और इसको यहीं पर इनिशियलाइज भी कर दिया गया है और इसके अंदर वैल्यूज हैं 0 1 2 3 4, यानी कि इसमें 5 वैल्यूज हैं। ठीक है, और सेमीकोलन। फिर ये सी आउट स्टेटमेंट है और सी आउट स्टेटमेंट में यहाँ पे ये स्ट्रिंग लिखा हुआ है कि साइज ऑफ द अरे इज, ठीक है, साइज ऑफ द अरे इज, और इसके बाद साइज ऑफ का ऑपरेटर यूज हुआ है। इसके अंदर तमाम के तमाम अल्फाबेट्स जो है वो स्मॉल होंगे और ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर अपनी अरे का नाम हमने लिखा है। देखिए, हमने हमारी अरे का नाम कैपिटल ए है तो हमने ब्रैकेट के अंदर भी कैपिटल ए लिख दिया और इसके बाद सेमीकोलन। ठीक है, अब चूंकि आपकी अरे के अंदर 5 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5, और हर वैल्यू जो है उसकी टाइप जो है वो इंटीजर है, तो ये जो 0 जिस लोकेशन पे स्टोर हो रही है रैम के अंदर
ये बेसिकली आपकी अरे की फर्स्ट लोकेशन के अंदर स्टोर होगी, तो फर्स्ट लोकेशन का साइज जो है वो 2 बाइट्स होगा। इसी तरीके से इसका भी 2 बाइट्स होगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो हर एक लोकेशन का अपना इंडिविजुअल साइज जो है वो 2 बाइट्स है। तो ये 5 लोकेशंस जो है ये आपकी अरे के अंदर मौजूद हैं। तो इसलिए आपकी अरे का जो टोटल साइज है वो 10 बाइट्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको रिटर्न करके देगा। ये साइज ऑफ ऑपरेटर जो है इस अरे का, जिसका नाम ए है, इसका साइज आपको यहाँ पे रिटर्न करके देगा 10। तो यहाँ पे आपको अगर आउटपुट देख लें प्रोग्राम का, तो वो ये होगा, सी आउट स्टेटमेंट आपकी चलेगी और आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि साइज ऑफ द अरे इज, और इज के फौरन बाद यहाँ पे हमने इस साइज ऑफ ऑपरेटर को यूज किया हुआ है और इसमें हमने अपनी अरे का नाम लिखा हुआ है ए। तो चूंकि मेरी इस अरे में 5 लोकेशंस हैं, हर लोकेशन का अपना साइज है 2 बाइट्स, तो 5 लोकेशंस का टोटल साइज जो है वो 10 बाइट्स होगा। तो इसलिए मुझे यहाँ पे ये 10 जो है वो रिटर्न करके दे रहा है। ठीक है, तो इस एग्जांपल को देख लेते हैं, और इस एग्जांपल को हम लोग जो है वो सी प्लस प्लस के अंदर देख लेते हैं। मैं टर्बो सी प्लस प्लस मैंने ओपन की हुई है। यहाँ पे मैं मेन फंक्शन के अंदर एक इंटीजर टाइप की अरे बना देता हूँ। ठीक है, जिसका नाम मैं ए डबल आर रख रहा हूँ, और इसको मैं यहीं पर इनिशियलाइज भी कर देता हूँ। लेट सपोज मैं कहता हूँ यार इसमें ना वैल्यूज पड़ी हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो ये जो अरे है इसके अंदर 5 वैल्यूज पड़ी हुई हैं, और चूंकि ये अरे जो है इसका टाइप जो है वो इंटीजर है, तो इसमें 5 लोकेशंस होंगी। हर लोकेशन का साइज जो है वो 2 बाइट्स होगा, बिकॉज टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर इंटीजर का साइज जो है वो आपको 2 बाइट्स कैलकुलेट करके देगा। सिंपल हम लोग क्या कर लेते हैं, सी आउट की जो स्टेटमेंट है उसको यूज कर लेते हैं, और इसके अंदर हम लिख लेते हैं कि साइज ऑफ माय अरे ए डबल आर इज इक्वल टू साइज ऑफ, और अपनी अरे का नाम लिख देंगे ए डबल आर। ठीक है, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट नोटेशन लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट अपनी अरे का जो नाम है वो नाम लिख दें आप। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्लियर स्क्रीन का क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज कर लेता हूं। ओके जी, अब इसको मैं करता हूं जी कंपाइल। ठीक है, एक वार्निंग है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, इस वार्निंग को आप इग्नोर कर सकते हैं। वो वार्निंग बेसिकली कह ये रहा है कि आपकी जो अरे है ना ए डबल आर, आपने इसमें वैल्यूज तो डाल दी हैं, पुट कर दी हैं, लेकिन इस अरे को आपने आगे फर्दर यूज नहीं किया है। इसको, इसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं की हुई, इसको आपने रीड नहीं किया, इसको आपने मजीद इसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म किए हुए। तो मेरा कोई मकसद नहीं है इस प्रोग्राम के अंदर इस अरे के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने का। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रन कर देता हूँ। तो ये मुझे देखें, मेरा जो आउटपुट है मुझे दिखा रहा है कि साइज ऑफ माय अरे, जिसका नाम ए डबल आर है, इज इक्वल टू 10। क्योंकि मेरी जो अरे है उसका डेटा टाइप इंटीजर है, और उसके अंदर 5 लोकेशंस हैं, हर लोकेशन का साइज 2 बाइट्स है। और चूंकि हर लोकेशन का साइज 2 बाइट्स है, तो इसलिए 5 लोकेशन का साइज जो है वो 10 बाइट्स होगा। ओके जी, इसी तरीके से मैं अगर कोई नॉर्मल वेरिएबल ले लेता हूं, लेट सपोज ए डबल आर एक सिंपल एक इंटीजर है। ठीक है, और ठीक है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जी ए डबल आर, ए की वेरिएबल है, कोई अरे नहीं है, ये एक वेरिएबल है, सिंपल वेरिएबल है। और इसमें मैंने लिखा है सी आउट स्टेटमेंट में कि साइज ऑफ माय वेरिएबल इज इक्वल टू, और यहाँ पे साइज ऑफ का ऑपरेटर यूज किया और इसमें मैंने अपने वेरिएबल का नाम लिख दिया। तो मैं अगर इसको अभी रन करके आपको दिखा दूं, तो ये मुझे कहेगा कि साइज ऑफ माय वेरिएबल इज इक्वल टू 2। 2 का मतलब है 2 बाइट्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसकी डेटा टाइप जो है वो चेंज करके तो फ्लोट कर दूं, तो फ्लोट डेटा टाइप का जो साइज है वो 4 बाइट्स होता है। तो अब ये मुझे 4 बाइट्स दिखाएगा, यानी कि साइज ऑफ माय वेरिएबल इज इक्वल टू 4 जो है वो डिस्प्ले करके दे रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इसका डेटा टाइप जो है वो कैरेक्टर सेट कर दूं, तो कैरेक्टर टाइप का जो वेरिएबल है उसका साइज हमेशा 1 बाइट होता है। ठीक है, तो ये मुझे अब दिखा रहा है कि साइज ऑफ माय वेरिएबल इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे इसका डेटा टाइप ले लेता हूं जी लॉन्ग इंटीजर, तो लॉन्ग इंटीजर का साइज जो है वो यहाँ पे 4 बाइट्स होगा। ठीक है, साइज ऑफ माय वेरिएबल इज इक्वल टू 4, ये आपको इस तरीके से दिखा रहा है। तो ये बेसिकली साइज ऑफ ऑपरेटर का जो है कॉन्सेप्ट था, और साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू हम लोग जो है अपने वेरिएबल्स के साइज जो है, यानी कि साइज इन बाइट्स, हम वो डिस्प्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी तरीके से हम अरेज का भी साइज जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है
वो है जी कि यूजिंग द साइज ऑफ ऑपरेटर, हम साइज ऑफ ऑपरेटर को यूज करते हुए वी कैन आल्सो फाइंड आउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन अरे। अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, अरे के अंदर कितनी वैल्यूज स्टोर्ड हैं, ठीक है, या अरे के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स उसके अंदर स्टोर्ड हैं, वो हम मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस साइज ऑफ ऑपरेटर। वो किस तरीके से जी, के प्रोग्राम देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कॉन आयो डॉट एच, फिर आपकी ये मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन के अंदर ये एक अरे डिक्लेयर्ड है, इंटीजर टाइप की अरे है, ए उसका नाम है और उसमें 5 वैल्यूज हैं 0 1 2 3 4। सी आउट साइज ऑफ द अरे इज इक्वल टू, ये भी हमने अभी भी डिस्कस किया कि अरे का अगर साइज मालूम करना है तो उसके लिए हम साइज ऑफ का ऑपरेटर यूज करेंगे और उसके अंदर अपनी अरे का नाम लिख देंगे। तो सी आउट स्टेटमेंट जब चलेगी तो आपको आउटपुट पे नजर आएगा कि साइज ऑफ द अरे इज इक्वल टू, और चूंकि अरे के अंदर 5 वैल्यूज हैं, टाइप इसकी इंटीजर है, हर वैल्यू का साइज जो है वो 2 बाइट्स है, तो 5 वैल्यूज का साइज जो है वो 10 यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, और 10 के बाद आगे हमने यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में हमने बाइट्स लिखा है, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा सी आउट स्टेटमेंट का जो आउटपुट होगा वो आपको नजर आएगा कि साइज ऑफ द अरे इज इक्वल टू 10 बाइट्स। फिर यहां पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर टोटल अंडरस्कोर एलिमेंट्स, इंटीजर ये आपको शायद नजर ना आ रहा हो, इंटीजर ये आईएनटी है, टोटल अंडरस्कोर एलिमेंट्स इज इक्वल टू साइज ऑफ ए डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ए ऑफ 0। अब इसको जरा समझ लेते हैं। यहां पे एक वेरिएबल डिक्लेयर्ड है इंटीजर टाइप का जिसका नाम है टोटल अंडरस्कोर एलिमेंट्स। इस वेरिएबल के अंदर मेरी अरे के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं मेरी अरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम जो है वो इस वेरिएबल में आ जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो यहाँ पे देखें एक बेसिकली ये अरिथमेटिक स्टेटमेंट लिखी हुई है, साइज ऑफ ए, ये तो मुझे पता है कि मुझे 10 रिटर्न करके देगा, क्योंकि मेरे अरे के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट का साइज जो है वो 2 बाइट्स है, तो 5 एलिमेंट्स का टोटल साइज जो है वो 10 होगा, तो यहाँ पे 10 रिटर्न हो जाएगा इस जगह पे। 10 विल बी डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ए ऑफ 0। ए ऑफ 0 का मतलब कि यार आपकी जो अरे है जिसका नाम ए है, उसका जो 0th इंडेक्स है, ठीक है, उसका जो 0th इंडेक्स है उसका क्या साइज है। तो 0th इंडेक्स जो है बेसिकली इस लोकेशन को डिस्प्ले कर रही है, या इस लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रही है जिसमें 0 वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। अगर मैं यहां पे लिख देता a ऑफ 1 तो दैट विल रिप्रेजेंट दिस लोकेशन जिसमें 1 पड़ा है। अगर मैं इसमें लिख देता a ऑफ 2 तो वो रिप्रेजेंट करता आपकी थर्ड लोकेशन को। अगर मैं इसमें लिख देता a ऑफ 4 तो वो रिप्रेजेंट करता इस लोकेशन को। और अगर मैं इसमें लिख देता a ऑफ सॉरी ए ऑफ 5, ठीक है, ए ऑफ 5 तो वो इस लोकेशन को रिप्रेजेंट करता। तो इसमें मैं लिख सकता था ए ऑफ 0 भी लिख सकता हूं, ए ऑफ 1 भी लिख सकता था, ए ऑफ 2 3 4, क्योंकि हर एक लोकेशन का साइज जो है वो सिमिलर है, सेम है। तो साइज ऑफ किसका साइज मालूम करना है यार, इस लोकेशन का साइज मालूम करना है जो कि आपकी अरे की 0th इंडेक्स के ऊपर है। तो ये जो लोकेशन है इस इंडिविजुअल लोकेशन का साइज जो है वो 2 बाइट्स है, तो ये आपको रिटर्न करके देगा 2 बाइट्स। तो ये आपने रिटर्न करके दिया है इसने आपको 10 डिवाइडेड बाय इसने आपको रिटर्न करके दिया 2, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो 5 है, और 5 जो है वो इस लोकेशन में इस वेरिएबल में टोटल अंडरस्कोर एलिमेंट्स नाम के वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। तो सी आउट स्टेटमेंट है, फिर यहां पे लिखा है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी अरे ए आर, और यहां पे वेरिएबल का नाम लिखा है टोटल अंडरस्कोर एलिमेंट्स। तो टोटल अंडरस्कोर एलिमेंट्स में आ चुका है 5, तो ये आपको यहां पे 5 डिस्प्ले करके देगा, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को भी हम टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर देख लेते हैं, और इसको भी हम लोग जो है टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर इस प्रोग्राम को लिख लेते हैं। इंटीजर टाइप की लेट्स सपोज अरे है, और मैं इसको इनिशियलाइज कर देता हूं, लेट्स सपोज 10 20 30 40 50, 5 इसकी लोकेशंस हैं। साइज ऑफ माय अरे, साइज ऑफ माय अरे इज इक्वल टू साइज ऑफ ए डबल आर, ठीक है, ये तो हम यूज करते आ रहे थे, अभी हमने देखा भी है प्रीवियस एग्जांपल में भी। यहाँ पे वेरिएबल एक ले लेते हैं टोटल अंडरस्कोर एलिमेंट्स के नाम से, ठीक है, और इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं जी, किससे इनिशियलाइज कर लेते हैं, साइज ऑफ अपनी जो पूरी अरे है उसका साइज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ आपकी जो अरे है उसका कोई भी लोकेशन, वो चाहे 0 हो, ठीक है, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, हर एक लोकेशन का साइज जो है वो 2 बाइट्स ही होगा। तो मैं लिख देता हूं अरे का जो आपका लोकेशन है उसका जो इंडेक्स नंबर 0 है उस पर जो लोकेशन है
उसकी साइज से अपनी पूरी अरे के साइज को डिवाइड कर लो। और यहां पे सी आउट स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं और बैकस्लैश एन भी यूज करेंगे ताकि कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जाए। और आपको जो है आउटपुट पे हम दिखाना चाहते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अरे इज, ठीक है। तो वो जो है टोटल एलिमेंट्स या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसका काउंट जो है वो टोटल एलिमेंट्स नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुका है। तो इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल कर लेता हूं। अच्छा, इसमें दो एरर्स हैं, एरर्स देख लेते हैं। ओके, अनडिफाइंड सिंबल ए। ओके, मेरी असल में अरे का नाम ए डबल आर है, तो इसलिए इसने ये एरर दिया है मुझे, क्योंकि ए नाम की तो कोई अरे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। अच्छा, एक वार्निंग है, एक एरर है। ओके, इसमें क्लोजिंग ब्रैकेट जो है साइज ऑफ अरे का, साइज ऑफ ऑपरेटर का जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो मिसिंग थी। इसको मैं कर लेता हूं दोबारा से कंपाइल। वार्निंग्स हैं, वार्निंग यही है कि यार आपने ये जो ए डबल आर है इसको, इसके अंदर वैल्यूज तो असाइन कर दी है, लेकिन इस ए डबल आर अरे को आपने यूज नहीं किया हुआ, तो मुझे इसका मकसद यूज करना नहीं है। इसके ऊपर किसी किस्म का कोई मैंने ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना। तो अब मैं कर लेता हूं, इसको रन कर लेता हूं। तो सबसे पहले तो ये मुझे दिखा रहा है कि साइज ऑफ माई अरे इज इक्वल टू 10, और फिर दिखा रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अरे इज 5। ठीक है, ये 5 कहां से आया? ये 5 आया जी टोटल अंडरस्कोर एलिमेंट्स नाम के वेरिएबल में पड़ी हुई वैल्यू से। और ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट हुई? साइज ऑफ अरे, आपकी अरे का साइज 10 है, डिवाइडेड बाय साइज ऑफ एनी लोकेशन ऑफ द अरे। ए डबल आर 0 लिख सकते हैं, ए डबल आर 1 2 3 4, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली आपको ये जो साइज ऑफ ए डबल आर है ये रिटर्न करेगा 10, ये डिवाइड होगा। और ये साइज ऑफ ए डबल आर 0 ये रिटर्न कर देगा आपको 2, क्योंकि इस लोकेशन का साइज जो है वो 2 बाइट्स है। तो 10 डिवाइडेड बाय 2 वो 5 इसमें आ जाएगा टोटल अंडरस्कोर एलिमेंट्स के अंदर। और आपको सी आउट स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा कि द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अरे इज, और टोटल अंडरस्कोर एलिमेंट्स जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, जो कि आपको 5 डिस्प्ले करके देगी। तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसका आउटपुट भी हम लोगों ने देख लिया। तो आई बिलीव कि ये प्रोग्राम आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके जी, इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा 5.2 है, जो कि है टू डायमेंशनल अरेज के ऊपर। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन अरे हैविंग मोर देन वन सबस्क्रिप्ट्स। सबस्क्रिप्ट्स का मतलब है वो जो आपने देखा है अरे के केस के अंदर, यहाँ पे जो ब्रैकेट्स हम जो लगाते हैं, ठीक है, ये जो ब्रैकेट्स हम लगाते हैं इन ऑर्डर टू एक्सेस एन अरे, इन ऑर्डर टू राइट वैल्यूज, इन ऑर्डर टू इनिशियलाइज द अरे, इन ऑर्डर टू रीड द वैल्यूज फ्रॉम द अरे। ये जो एक सबस्क्रिप्ट नोटेशन लगा है ना यहाँ पे, यानी कि एक लगा हुआ है ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है, ये एक दफा हमने लिखा है, तो ये एक सबस्क्रिप्ट कहलाएगा। तो इसलिए इस अरे को हम कहते हैं वन डायमेंशनल अरे। इस अरे के अंदर सिर्फ एक ही रो है, और इस अरे के अंदर 1 2 3 4 5 5 कॉलम्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए ये अरे कहलाता है वन डायमेंशनल। अगर आपकी अरे के अंदर मोर देन वन सबस्क्रिप्ट्स हो तो वो कहलाएगा मल्टी डायमेंशनल अरे। मल्टी डायमेंशनल अरे इज एन, बेसिकली इट इज एन अरे ऑफ अरेज, कि वो अरे ऑफ अरेज है, यानी कि एक अरे के अंदर बहुत सारी अरेज, ठीक है। इट इज नॉट लिमिटेड टू 2 इंडिसेस, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि इसमें 2 ही इंडिसेस हो, दैट इज 2 डायमेंशंस, बट इट कैन आल्सो हैव 3 डायमेंशंस, यानी कि 3 सबस्क्रिप्ट भी हो सकते हैं, एंड 4 डायमेंशंस, 4 सबस्क्रिप्ट भी हो सकते हैं। लेकिन ये आपके इस कोर्स से बाहर की चीज है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है फोकस करेंगे 2 डायमेंशनल अरे के ऊपर, और 2 डायमेंशनल अरे के अंदर बेसिकली 2 सबस्क्रिप्ट नोटेशंस होंगी। कॉन्सेप्ट ऑफ 2 डायमेंशनल अरेज, द मोस्ट कॉमनली used multi-dimensional array is the most commonly used multi-dimensional array is two-dimensional array, which is also called bi-dimensional array. commonly जो यूज किया जाता है जी मल्टी डायमेंशनल अरे, तो हम जो है वो उसको टू डायमेंशनल भी मल्टी डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशन भी जो है आपकी मल्टी डायमेंशनल है, 4 डायमेंशनल भी जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। लेकिन मल्टी डायमेंशनल के अंदर जो मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है वो 2 डायमेंशनल अरे होती है, और उस 2 डायमेंशनल अरे को हम बाई डायमेंशनल अरे भी कहते हैं। इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफ टेबुलर डेटा अरेंज्ड एंड रोज एंड कॉलम्स, के रोज एंड कॉलम्स की शक्ल में
अगर आपने कोई डेटा स्टोर करना है या जिसको हम लोग आम जुबान में मैट्रिक्स भी कहते हैं, मैट्रिसेस के अंदर जो है वो रोज एंड कॉलम्स होती हैं, मैथमेटिक्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अगर आपने रोज एंड कॉलम्स की शक्ल में वैल्यूज को स्टोर करना है तो उसके लिए फिर हमें टू डायमेंशनल अरेज की जरूरत पड़ेगी। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू इंडिसेस। जो आपकी टू डायमेंशनल अरे है उसके अंदर दो इंडिसेस होंगे, और पहला इंडेक्स जो होगा वो रोज को रिप्रेजेंट करेगा और जो दूसरा इंडेक्स होगा वो नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ टू डायमेंशनल अरे आर ऑफ द सेम डेटा टाइप। जैसे सिंगल डायमेंशनल अरे में हमने पढ़ा था कि तमाम की तमाम जो आपकी जो सिंगल डायमेंशनल अरे है उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका साइज जो है वो सेम होगा। उसी तरीके से जो टू डायमेंशनल अरेज हैं उसमें जितने भी एलिमेंट्स, जितनी भी वैल्यूज होंगी, हर एक वैल्यू का साइज, सॉरी साइज कह रहा हूं, हर एक वैल्यू का जो टाइप होगा, डेटा टाइप, वो सेम होगा। ऐसा नहीं है कि अगर 15 एलिमेंट्स हैं तो जी एक एलिमेंट का नाम डेटा टाइप जो है वो कैरेक्टर हो, दूसरे का फ्लोट हो, तीसरे का इंटीजर हो। नो, तमाम के तमाम एलिमेंट्स का जो डेटा टाइप है वो सेम होगा। कंसिडर द फॉलोइंग अरे। यहां पे लिखा है जी इंटीजर x, सबस्क्रिप्ट पहली नोटेशन 3 और सबस्क्रिप्ट दूसरी लोकेशन में लिखा है 5। ठीक है, तो आपने एक इंटीजर टाइप की एक अरे बनाई है, जिस डिक्लेयर की है, जिसका नाम x है, और जिसमें 3 रोज हैं, 5 कॉलम्स हैं। जो पहली वैल्यू है वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करेगी और जो दूसरी वैल्यू है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगी। यानी कि एक रो के अंदर 5 वैल्यूज हैं, एक रो के अंदर 5 वैल्यूज होंगी और टोटल आपके पास 3 रोज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं इसके अंदर वो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी कि इसमें 15 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, आपके पास 3 रोज हैं, हर रो के अंदर 5 वैल्यूज होंगी, तो इसका मतलब है कि आपकी टोटल जो 3 रोज हैं उसके अंदर 15 इसके अंदर वैल्यू स्टोर हुई हुई होंगी। ठीक है, तो ये जो अरे है अरे एक्स कंसिस्टिंग ऑफ 3 रोज एंड 5 कॉलम्स, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। ठीक है, ये आपकी रो नंबर 1 है जिसका इंडेक्स जो है वो 0 है। ये आपका रो नंबर 2 है जिसका इंडेक्स जो है वो 1 होगा। ये आपका रो नंबर 3 है जिसका इंडेक्स जो है वो 2 होगा। ये आपका कॉलम नंबर 1 है जिसका इंडेक्स जो है वो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 0। ये आपका कॉलम नंबर 2 है जिसका इंडेक्स है 1। ये आपका कॉलम नंबर 3 है जिसका इंडेक्स है 2। ये आपका कॉलम नंबर 4 है जिसका इंडेक्स है 3। और ये आपका पांचवा कॉलम है इस अरे का जिसका इंडेक्स जो है वो ऑब्वियसली 4 होगा। तो टू डायमेंशनल अरे इज आल्सो कॉल्ड मैट्रिक्स इन मैथमेटिक्स एंड टेबल इन बिजनेस एप्लीकेशंस। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, बता चुका हूं आप लोगों को कि ये जो टू डायमेंशनल अरे है, चूंकि इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे तो इसलिए ये आपको मैट्रिक्स की शक्ल में नजर आएगा, और इसको मैथमेटिक्स के अंदर हम मैट्रिक्स कहेंगे और बिजनेस एप्लीकेशन के केस में हम इसको टेबल कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें हम देखेंगे कि डेफिनेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ टू डायमेंशनल अरे, कि आप एक टू डायमेंशनल अरे को आप कैसे जो है ना डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको आप किस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक वन डायमेंशनल अरे, a two dimensional array is defined and initialized before using it in the program। जिस तरीके से आपने देखा वन डायमेंशनल अरे के केस के अंदर कि हम उसको प्रोग्राम में हम उसको यूज करने से पहले, यूज करने का बेसिकली मतलब ये है कि या तो आप उस अरे के अंदर पड़ी हुई वैल्यूज को रीड कर रहे हो या आप उस अरे के अंदर पड़ी हुई वैल्यू उसके अंदर राइट कर रहे हो। ठीक है, तो अरे की वैल्यूज को रीड करने से पहले या राइट करने से पहले ये जरूरी है कि अरे जो है वो डिक्लेयर होना चाहिए और अरे जो है वो इनिशियलाइज्ड होना चाहिए। तो आपकी जिस तरीके से वन डायमेंशनल अरे को हम लोग डिफाइन करते थे और इनिशियलाइज करते थे, यानी कि डिक्लेयर करते थे और इनिशियलाइज करते थे, उसी तरीके से जो टू डायमेंशनल अरे है, इट इज डिफाइंड एंड इनिशियलाइज्ड बिफोर यूजिंग इट इन अ प्रोग्राम। द फॉलोइंग सेक्शंस डिस्क्राइब इट्स डेफिनेशन एंड इनिशियलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। कि अगर आपने एक टू डायमेंशनल अरे को डिफाइन करना है, मींस कि अगर आपने एक टू डायमेंशनल अरे को डिक्लेयर करना है तो उसका तरीका क्या होगा? आपने लिखना होगा जी अपनी अरे का डेटा टाइप, इंटीजर है, करेक्टर है, फ्लोट है, लॉन्ग इंटीजर है। ठीक है, डबल टाइप का आपका अरे है, किस टाइप की अरे है उसकी डेटा टाइप मेंशन करें। उसके बाद जो है स्पेस दे दें, उस अपनी अरे का नाम लिखें। ठीक है, अपनी अरे का नाम लिखें और उसके बाद जो है ना पहली जो सबस्क्रिप्ट नोटेशन होगी वो कहलाएगी रो का इंडेक्स, और जो दूसरा जो सबस्क्रिप्ट नोटेशन है वो कहलाएगा कॉलम इंडेक्स। इसमें आप मेंशन करोगे कि यार जो पहला जो सबस्क्रिप्ट नोटेशन है इसके अंदर आप मेंशन करोगे कि आपकी इस अरे के अंदर कितनी रोज हैं, और जो दूसरा है सबस्क्रिप्ट नोटेशन इसमें आप मेंशन करोगे कि आपकी अरे के अंदर कितने कॉलम्स हैं, और इसके बाद ऑब्वियसली सेमीकोलन होगा। इन द अबव सिंटैक्स द डेटा टाइप इज एनी वैलिड डेटा टाइप
कोई भी यानी कि जो डेटा टाइप है ये कोई भी वैलिड डेटा टाइप हो सकता है, सच एज इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग इंटीजर वगैरह वगैरह, विच इज फॉलोड बाय द अरे नेम एंड टू इंडिसेस। यानी कि इस डेटा टाइप के बाद आपके अरे का नाम होगा और इसके दो इंडिसेस होंगे। द फर्स्ट इंडेक्स इज फॉर द नंबर ऑफ रोज एंड द सेकंड इंडेक्स इज फॉर द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द अरे। ये डिस्कशन इस चीज की हो चुकी है कि जो पहला इंडेक्स होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कि आपकी इस अरे के अंदर कितने रोज हैं, और जो दूसरा इंडेक्स है वो रिप्रेजेंट करेगा कि आपकी अरे के अंदर कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये एक अरे है यहाँ पे डिक्लेयर की गई है, अफ्लोट टाइप है, अफ्लोट टाइप अरे, टीडी अरे इसका नाम है, टीडी अरे। आप इसको अपनी मर्जी का कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन बुक के अंदर एग्जांपल है। कंसिस्टिंग ऑफ टू रोज एंड टू कॉलम्स कैन बी डिफाइंड बाय यूजिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कि आपकी एक अरे हो जिसका नाम हो टीडी अरे, और आप चाहते हो कि उसके अंदर दो कॉलम्स हो, दो रोज हो, दो कॉलम्स हो, और उसकी डेटा टाइप जो है वो फ्लोट हो, तो उस तरह की अरे को कैसे आप जो है ना डिफाइन कर सकते हैं या डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लिखेंगे उसकी डेटा टाइप ऑब्वियसली फ्लोट, अरे का नाम लिखेंगे, जो भी नाम है मैनीफोल्ड नाम लिखें, और उसके रोज वाले इंडेक्स के अंदर लिख दें नंबर ऑफ रोज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 2, और इसके बाद सेमीकोलन। ओके जी, इनिशियलाइज कैसे करेंगे? अरे तो बन गई, इस अरे को इनिशियलाइज कैसे करेंगे? तो अरे इनिशियलाइजेशन के लिए, इन ऑर्डर टू इनिशियलाइज अ टू डायमेंशनल अरे, it is easiest due to use of nested braces which with each set of यहां पे ये जो वर्ड है, ये वर्ड जो है ये बेसिकली है नंबर्स। ठीक है, to initialize a two-dimensional array, it is easiest to use nested braces with each set of numbers representing a row। तो यहां पे जी बेसिकली हम करेंगे ये, इसका तरीका ये होगा कि हम ना नेस्टेड यानी कि ब्रेसेस के अंदर ब्रेसेस लिखेंगे, और जो एक जो नेस्टेड ब्रेसेस होंगी, ब्रेसेस का बेसिकली मतलब है करली ब्रेसेस। ठीक है, तो वो जो एक जो करली ब्रेसेस का जो नेस्टेड नेस्टेड एक जो करली ब्रेसेस होंगी वो एक रो को रिप्रेजेंट करेंगी। यहां पे अगर आप अपनी बुक को देख लें, बुक का पेज नंबर 159 है। चूंकि मेरी बुक की बाइंडिंग कुछ इस तरह से है कि मैं इसकी पूरी की पूरी पिक्चर नहीं ले सका। यहां पे जो है इस जगह पे अगर आप देख ले पेज 159 के ऊपर बुक में, तो यहां पे लिखा हुआ है इंटीजर INT अपनी अरे का नाम लिखा हुआ है एन अरे, और इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 5 है, आगे इक्वल टू का साइन है, और इक्वल टू के साइन के फौरन बाद यहां पे एक करली ब्रेसेस है, ओपनिंग करली ब्रेसेस है, और उस ओपनिंग करली ब्रेसेस के अंदर एक और करली ब्रेसेस है जिसके अंदर वैल्यूज लिखी हुई है 1 2 3 4 5। और इन इन दो, ये जो आपकी जो करली ब्रेसेस हैं, ओपनिंग करली ब्रेसेस है, यहां पे क्लोजिंग करली ब्रेसेस है, इसके बाद कॉमा है, कॉमा के बाद फिर मजीद करली ब्रेसेस हैं, ओपनिंग करली ब्रेसेस जिसमें लिखा हुआ है 6 7 8 9 10, क्लोजिंग करली ब्रेसेस हैं, फिर कॉमा है, कॉमा के बाद फिर यहां पे करली ब्रेसेस हैं जिसमें लिखा हुआ है 11 12 13 14 15, कॉमा के साथ सेपरेटेड है ये वैल्यूज, और यहां पे ये करली ब्रेसेस, और इसके बाद क्लोजिंग करली ब्रेसेस है, और क्लोजिंग करली ब्रेसेस के बाद सेमीकोलन है। ये हम देखेंगे अभी इसको टर्बो C++ के अंदर भी हम इस प्रोग्राम को लिखेंगे और देखेंगे कि आप एक अरे को किस तरीके से एक मल्टी डायमेंशनल या एक टू डायमेंशनल अरे को आप किस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो बुक में आपके लिखा है कि इफ वी वांट टू इनिशियलाइज अ टू डायमेंशनल अरे टू जीरो, यानी कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी ये जो टू डायमेंशनल अरे है जिसका साइज 3,5 है, यानी कि जिसमें 3 रोज हैं 5 कॉलम्स हैं 15 इसके अंदर टोटल लोकेशंस हैं, अगर आप इसके अंदर हर एक लोकेशन के ऊपर जीरो स्टोर करना चाहते हो तो उसका तरीका सिंपल है, आप अपनी अरे को डिक्लेयर कर लें, इज इक्वल टू लगाएं, ओपनिंग करली ब्रेसेस, क्लोजिंग करली ब्रेसेस, और उसके अंदर जीरो लिख दें। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो अरे होगी वो जीरोस से इनिशियलाइज हो जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को हम देख लेते हैं कि एक अरे जो है आप उसको किस तरीके से, एक अरे जो है आप उसको किस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। एक मल्टी डायमेंशनल अरे या एक टू डायमेंशनल अरे को आप किस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपनी जो हेडर फाइल्स हैं उनको इंक्लूड कर देता हूं। मैं अपनी दूसरी जो हेडर फाइल है उसको भी इंक्लूड कर लेता हूं, conio.h। मैं अपने मेन फंक्शन को लिख देता हूं, और यहां पे मैं इंटीजर टाइप की एक अरे बनाता हूं जिसका नाम है जी माई अरे, और इस अरे के अंदर लेट सपोज मैं कहता हूं कि जी इस अरे के अंदर जो है मैं कहता हूं यार 3 रोज होनी चाहिए, और इस अरे के अंदर 5 कॉलम्स होने चाहिए। ठीक है, और इसको मैं इनिशियलाइज कैसे करूंगा? इसको इनिशियलाइज करने के लिए मैं सबसे पहले तो यूज करूंगा पेयर ऑफ करली ब्रेसेस का। ठीक है, और इस पेयर ऑफ करली ब्रेसेस के अंदर अब मैं मेंशन करूंगा कि यार
इसमें ना 3 रोज हैं, तो मेरी जो फर्स्ट रो है उसके अंदर जो वैल्यूज होंगी वो भी मैं करली ब्रेसेस के अंदर लिखूंगा। तो इस करली ब्रेसेस के अंदर मैं 5 वैल्यूज लिखूंगा और ये 5 वैल्यूज मेरी फर्स्ट रो की वैल्यूज होंगी। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसमें लिख देता हूं 1, 2, 3, 4, 5। ये मेरी फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो के बाद मैं कॉमा लगाऊंगा और सेकंड रो के लिए मैं अगेन करली ब्रेसेस के अंदर अपनी जो नेक्स्ट जो 5 वैल्यूज हैं जो कि मेरी सेकंड रो की वैल्यूज होंगी वो मैं इसके अंदर लिख दूंगा। ये मेरी सेकंड रो की वैल्यू हो गई। इसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा और थर्ड रो के लिए मैं अगेन करली ब्रेसेस का एक पेयर लिखूंगा और इसके अंदर मैं अपनी जो थर्ड रो है उसकी जो 5 वैल्यूज हैं वो मैं इसके अंदर लिख दूंगा। और इसके बाद यहां पे जो आपकी एक तो देखें, मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं ताकि ये ज्यादा क्लियर हो आपको। ठीक है, ये आपकी ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस हैं, ये आपकी क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस हैं और इसके बाद आपने क्या करना है, सेमीकोलन लगा देना है। ठीक है, अच्छा, ये जो आपकी ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस है और जो क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस हैं इसके अंदर नेस्टेड यानी कि इसके अंदर मौजूद 3 आपको पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस मिलेंगी और हर एक पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस जो है वो एक जो आपकी जो अरे है इस अरे के एक रो को रिप्रेजेंट करेगी। चूंकि आपकी अरे में 3 रोज हैं तो इसलिए 3 पेयर्स मैंने यहां पे लिख दिए हैं सेपरेटेड विद कॉमास, यानी कि हर पेयर के बीच में कॉमा होगा। चूंकि आपकी एक रो के अंदर 5 वैल्यूज हैं तो इसलिए आपकी ये जो एक रो है जो कि रिप्रेजेंट हो रही है विद दिस पर्टिकुलर नेस्टेड कर्ली ब्रेसेस, तो इसके अंदर मैंने 5 वैल्यूज लिख दी हैं। ठीक है, और आखिर में जो आपकी जो आउटर कर्ली ब्रेसेस हैं यानी कि ये ऊपर ये फर्स्ट वन और ये सेकंड वन, इसके बाद मुझे लाजमी तौर पे ये सेमीकोलन जो है ये लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपनी इस अरे को इनिशियलाइज कर सकते हो। और अगर आप ये चाहते हो कि नहीं जी मैंने तो अपनी इस अरे के अंदर जो 15 लोकेशंस हैं या जो 15 वैल्यूज हैं उनको मैंने ना जीरो से इनिशियलाइज करना है, तो आप बस जस्ट ये कर्ली ब्रेसेस लिख दें, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, सेमीकोलन लगाएं और इसके बीच में कर्ली ब्रेसेस के बीच में जीरो लिख दें। तो इससे ये होगा कि आपकी जो अरे होगी, जो 15 लोकेशंस होंगी, हर एक लोकेशन के ऊपर जीरो वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी टू डायमेंशनल अरे को इनिशियलाइज इस तरीके से कर सकते हो। उसके बाद है जी कि एक्सेसिंग एंड राइटिंग एट एन इंडेक्स इन अ टू डायमेंशनल अरे के एक टू डायमेंशनल अरे को आप एक्सेस कैसे कर सकते हो। एक्सेस का बेसिकली मतलब है कि आप एक टू डायमेंशनल अरे को रीड कैसे कर सकते हो और एक टू डायमेंशनल अरे को के अंदर आप राइटिंग कैसे कर सकते हो, यानी कि उसमें आप जो है ना डेटा कैसे स्टोर कर सकते हो। ठीक है, उसमें कैसे आप इनपुट कर सकते हो डेटा, ये बेसिकली इसका मतलब है एक्सेसिंग एंड राइटिंग का। टू ऑपरेट ऑन द एलिमेंट्स ऑफ टू डायमेंशनल अरे, यानी कि अगर आपने अपने टू डायमेंशनल अरे के जो एलिमेंट्स हैं, जो उसके अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है, अगर आपने उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, द एलिमेंट्स शुड बी फर्स्ट accessed and then updated. Writing at an index of an array is also done with a new with a when a new two डायमेंशनल अरे इज डिक्लेयर्ड, कि जिस टाइम पे आपने आपकी जो एक नई अगर आपकी एक टू डायमेंशनल अरे बनी है तो आप उस टाइम पे भी उसके अंदर राइटिंग जो है वो कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है, ये आपने बेसिकली राइटिंग की है इस टू डायमेंशनल अरे के अंदर। Accessing and writing at an index of a two-dimensional array is similar to one-dimensional array. The following sections discuss them with the help of examples. Following sections में जो पहला सेक्शन है जी के एक्सेसिंग अ टू डायमेंशनल अरे, तो टू डायमेंशनल अरे की वैल्यूज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसको रीड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो इसमें बताया गया है। तो इन ऑर्डर टू एक्सेस टू डायमेंशनल अरेज वी नीड टू इंडिसेस, हमें दो इंडिसेस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमारा जो अरे है वो एक टू डायमेंशनल अरे है। वन इंडेक्स विल बी यूज्ड फॉर द एक्सेसिंग रो एंड द अदर इंडेक्स विल बी यूज्ड इन ऑर्डर टू एक्सेस अ कॉलम। ये कॉलम यहाँ पे मिसिंग है, बेसिकली आपका पेज नंबर 159 है किताब के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव एन अरे, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास अरे है जिसका नाम है एन अरे और उसमें 3 रोज हैं, 5 कॉलम्स हैं, and we want to access an element, we want to access an element at द सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। अगर हमने किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है जो कि आपकी इस अरे में पड़ी है, तो जो कि सेकेंड रो में पड़ी है और थर्ड कॉलम में पड़ी है, तो सेकेंड रो का इंडेक्स हम यूज करेंगे 1 और थर्ड कॉलम का इंडेक्स हम यूज करेंगे 2। क्योंकि यहां पे अगर मैं आपको दिखा सकूं तो हमने यहां पे जो एक अरे डिफाइन की है जिसके अंदर 3 रोज हैं, 5 कॉलम्स हैं, तो
ये जो लोकेशन है, ये जो 12 जो पड़ी है ना, ये 0,0 लोकेशन पे, यानी कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में पड़ी है। तो फर्स्ट रो का इंडेक्स जो है वो 0 है और फर्स्ट कॉलम का इंडेक्स भी 0 है। ये जो लोकेशन है, ठीक है, जो 23 है, ये कौन सी रो में है जी? ये सेकंड रो में है। तो सेकंड रो का इंडेक्स क्या होगा? 1। और ये कौन से कॉलम में? ये तीसरे कॉलम के अंदर। तो तीसरे कॉलम का इंडेक्स क्या होगा? 2। तो अगर मैंने इस लोकेशन को एक्सेस करना है तो मुझे यूज करना पड़ेगा उस रो का इंडेक्स जिस रो के अंदर ये वैल्यू पड़ी है। तो ये तो रो नंबर 2 में वैल्यू पड़ी है, तो रो नंबर 2 का इंडेक्स तो 1 है। और ये जिस कॉलम में वैल्यू पड़ी है, इस कॉलम का भी मुझे इंडेक्स चाहिए होगा इन ऑर्डर टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर वैल्यू। तो ये वैल्यू तो कॉलम नंबर 3 में पड़ी है और कॉलम नंबर 3 का जो इंडेक्स है वो 2 है। तो इस वैल्यू को, इस लोकेशन को एक्सेस करने के लिए मैं अपनी अरे का नाम लिखूंगा जो कि x है। उसके बाद इंडेक्स के अंदर मैं लिखूंगा उस रो का इंडेक्स जिस रो के अंदर ये वैल्यू पड़ी है, तो उस रो का इंडेक्स है 1। और उसके बाद मैं सबस्क्रिप्ट नोटेशन में लिखूंगा उस कॉलम का इंडेक्स जिस कॉलम के अंदर ये वैल्यू पड़ी है, तो उस कॉलम का इंडेक्स है 2। तो x सबस्क्रिप्ट नोटेशन 1 सबस्क्रिप्ट नोटेशन 2 विल बी यूज्ड टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर वैल्यू। इस लोकेशन को मैं एक्सेस कर पाऊंगा। तो यही बात यहां पे जो है वो लिखी हुई है कि अगर आपके पास ये एक अरे है जिसका नाम है एन अरे, जिसमें 3 रोज हैं 5 कॉलम्स हैं, एंड यू वांट टू एक्सेस एन एलिमेंट एट द सेकंड रो, तो सेकंड रो का इंडेक्स तो 1 है, एंड थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम का इंडेक्स तो 2 है। तो आप अपनी अरे का नाम लिखोगे जो कि है एन अरे, यहां पे कटिंग हुई हुई है एन अरे, उसका सेकंड रो इंडेक्स 1 है, उसका थर्ड कॉलम उसका इंडेक्स 2। तो इस तरीके से आप उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो जो कि आपकी अरे के सेकंड रो और थर्ड कॉलम में मौजूद है। ठीक है जी। तो एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ टू डायमेंशनल अरे इंडिविजुअली इज वेरी डिफिकल्ट इसलिए कि यार आपकी जो अरे है, लेट सपोज इसमें 3,5, ठीक है, या यहां पे आ जाते हैं ऊपर, मैं आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि आपकी अरे है, इस अरे के अंदर जो है ना टोटल 15 वैल्यूज हैं, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू जो है उसका इंडेक्स है 0,0, दूसरी वैल्यू का इंडेक्स है 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, इसका इंडेक्स है 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, इसका इंडेक्स है 20, 21, 22, 23, 24। तो 15 वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए इंडिविजुअली उसके इंडेक्सेस को यूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो कैसे फिर हम उसको एक्सेस करेंगे? उसको एक्सेस करने का तरीका, बेटर सोल्यूशन to this is the application of loop. Normally nested loops is used for this particular purpose. अगर आपने अपनी एक 2 डायमेंशनल अरे को अगर एक्सेस करना है, उसकी वैल्यूज को रीड करना है, तो इस पर्टिकुलर मकसद के लिए हम लोग एक 2 डायमेंशनल अरे को एक्सेस करने के लिए हम नेस्टेड फॉर लूप्स यूज करेंगे। ठीक है, नेस्टेड लूप्स यूज करेंगे। उसमें फॉर लूप भी हो सकता है, उसमें वाइल भी हो सकता है, उसके अंदर डू वाइल भी हो सकता है, नेस्टेड डू वाइल या नेस्टेड वाइल या नेस्टेड फॉर लूप। नॉर्मली नेस्टेड लूप्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। और अगर आपने फॉर लूप यूज किया है, नेस्टेड फॉर लूप, तो आउटर जो लूप होगा, यानी कि नेस्टेड लूप कौन सा लूप होता है? नेस्टेड लूप वो लूप होता है जिसमें एक आउटर लूप होगा और आउटर लूप के अंदर एक नेस्टेड एक इनर लूप होगा। तो उस केस में जो आउटर लूप होगा दैट विल बी यूज्ड फॉर द रो, यानी कि वो रोज को एक्सेस कर रहा होगा, और जो इनर लूप होगा दैट विल बी यूज्ड फॉर एक्सेसिंग द कॉलम्स। सिंस अच्छा, since two-dimensional arrays are typically accessed row by row, therefore the row index is used in the outer loop and the column index is used as the inner loop. So consider the following program which is used to access the elements of an array. एन अरे, आपके पास एक अरे है एन अरे, जिसमें यहाँ पे कटिंग हुई हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट नोटेशन में 3, 5, यानी कि इसमें 3 रोज हैं 5 कॉलम्स हैं। उसको इनिशियलाइज भी किया गया है। यहाँ पे इनिशियलाइज करने का तरीका तो वैसे हम लोग देख चुके हैं इन दी अबव सेक्शन, एंड इट इज डिस्प्लेड देम ऑन द स्क्रीन इन द मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, ये मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर ये आपको यहाँ पे ये जो अरे की जो वैल्यूज है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हमने इस अरे को इनिशियलाइज करने का तरीका तो अभी देखा है ना ऊपर वाले सेक्शन में। अब हम इन वैल्यूज को ना, जो अरे के अंदर पड़ी हुई है, इन वैल्यूज को ना मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर ना, एक मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर हम इसको डिस्प्ले भी करेंगे। ठीक है, ताकि इस तरीके से ये नजर आ जाए, यानी कि फर्स्ट रो में लिखा हो 1 2 3 4 5, फिर लिखा हो 6 7 8 9 10, और फिर लिखा हो तीसरी रो की वैल्यू 11 12 13 14 एंड 15। तो प्रोग्राम के अंदर जो है आपके पास यहाँ पे इंटीजर टाइप की अरे है जिसका नाम है एन अरे।
3 रोज हैं, 5 कॉलम्स हैं, उसको इनिशियलाइज किया आपने इस तरीके से 1 2 3 4 5 ये पहली रो की वैल्यू, 6 7 8 9 10 ये सेकंड रो की वैल्यू, 11 12 13 14 15 ये थर्ड रो की वैल्यू। अब यहां पे मैंने मैंने क्या किया कि एक फॉर लूप लगाया। मैंने लिखा फॉर इंटीजर रो इज इक्वल टू 0, रो इज लेस देन 3 एंड प्लस प्लस रो लगा लें या रो प्लस प्लस स्टेटमेंट लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली मेरी जो रोज के जो इंडेक्स है वो शुरू होते हैं 0 से और नंबर ऑफ रोज इसमें 3 है और आखिरी जो रो है उसका इंडेक्स जो है वो 2 है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि यार रोज की वैल्यू 0 से चले और रो लेस देन 3 यानी कि रो की वैल्यू जो है ना शुड बी लेस देन 3, तब तक मेरा ये आउटर फॉर लूप चले। और आउटर फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप है जिसमें लिखा है फॉर इंटीजर कॉल इज इक्वल टू 0 यानी कि कॉलम्स इज इक्वल टू 0, कॉलम इज लेस देन 5। अब नंबर ऑफ कॉलम्स चूंकि 5 हैं और कॉलम्स के जो इंडेसेस हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 1 0 से स्टार्ट होंगे और 4 तक चलेंगे यानी कि लेस देन 5 तक। तो इसलिए यहां पे इसकी जो लूप की जो कंडीशन लगाई है वो लगाई है कॉल लेस देन 5। अब इसमें होगा क्या, ये जो आपका जो लूप है, जो जो नेस्टेड फॉर लूप है, ये यूज होगा इन ऑर्डर टू एक्सेस द एलिमेंट्स, इन ऑर्डर टू शो द एलिमेंट्स ऑन द स्क्रीन। तो ये स्क्रीन के ऊपर कैसे शो होंगे इसको हम देखते हैं लाइन बाय लाइन। सबसे पहले आपका जो आउटर फॉर लूप है उसकी जो स्टेटमेंट है इंटीजर रो इज इक्वल टू 0, रो वेरिएबल में 0 आ जाएगा। रो इज लेस देन 3, जी बिल्कुल रो में वेरिएबल में चूंकि 0 है, 0 इज लेस देन 3 तो कंडीशन ट्रू है। तो जो अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर ये जो ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस हैं इनके बीच में जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हैं इन तमाम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर लो। ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और इसमें ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और इसके अंदर बेसिकली क्या है, इसके अंदर आपका इसके अंदर जो है ये जो आपका ये जो फॉर लूप है, इस फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप है, इसमें लिखा है फॉर इंटीजर कॉल इज इक्वल टू 0, कॉल इज लेस देन 5, जी बिल्कुल कॉलम्स वेरिएबल जो है वो 0 से इनिशियलाइज होगा। 0 इज लेस देन 5, जी बिल्कुल 0 इज लेस देन 5, द कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ना सी आउट स्टेटमेंट, ठीक है, ये सिर्फ आपके इस इनर फॉर लूप का हिस्सा है। ये जो सी आउट स्टेटमेंट है एंड एल, ये आपके इनर फॉर लूप का हिस्सा नहीं है। अगर ये आपके इनर फॉर लूप का हिस्सा होता तो इस स्टेटमेंट को और इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम इंडिविजुअली इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं लिखी हुई। तो आपकी चूंकि कॉल वेरिएबल की वैल्यू 0 है, रो वेरिएबल की वैल्यू तो है ही 0, तो आपकी ये कंडीशन ट्रू थी इसलिए आपका प्रोग्राम का कंट्रोल इस फॉर लूप के अंदर आया। कॉल की वैल्यू 0 है, 0 इज लेस देन 5, जी बिल्कुल 0 इज लेस देन 5, तो कंडीशन ट्रू है तो इसलिए आपकी जो जो कंट्रोल है प्रोग्राम का वो इस इनर फॉर लूप के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे ये जो आपकी सी आउट स्टेटमेंट है ये चलेगी और ये क्या करेगी, ये करेगी कि यार आपकी जो अरे है जिसका नाम है एन अरे, उसकी रो इंडेक्स 0 और कॉलम इंडेक्स 0, क्योंकि रो की वैल्यू भी 0 है, कॉल की वैल्यू भी 0 है, 0,0 लोकेशन पे जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको प्रिंट कर दो। तो 0,0 लोकेशन पे बेसिकली ये वैल्यू है, ये वैल्यू 1 जो है ये 0 रो और 0 कॉलम में पड़ी हुई है, ये वैल्यू जो है ये 0 रो और 1 नंबर कॉलम में पड़ी है, उसका इंडेक्स 1 है। ये जिस लोकेशन पे पड़ी है उसका रो का इंडेक्स 0 है, कॉलम का इंडेक्स जो है वो 2 है। ये 0,3 लोकेशन है, ये 0,4 लोकेशन पे ये वैल्यू पड़ी है, ठीक है। तो ये वैल्यू प्रिंट होगी, 1 प्रिंट होगी। 1 के बाद क्या होगा, आपका ये जो फॉर लूप है इस फॉर लूप में ये एक ही स्टेटमेंट है। इसके बाद आपका ये प्लस प्लस कॉल स्टेटमेंट चलेगी और कॉलम वेरिएबल की वैल्यू जो है वो पहले 0 थी, 0 से बढ़ के 1 हो जाएगी। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी 1 इज लेस देन 5, जी बिल्कुल 1 इज लेस देन 5, तो आपका ये सी आउट स्टेटमेंट चलेगा और इसमें कहेगा आपको कि यार आपकी अरे है जिसका नाम है एन अरे, उसका ना इस लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू प्रिंट कर दो। तो रो में तो अभी भी 0 है, कॉल में 1 है, यानी कि रो 0 मींस कि यार रो यही सेम है लेकिन कॉलम पहले 0 था, अब कॉलम जो है वो उसका इंडेक्स जो है वो 1 हो गया, तो ये 2 वैल्यू आपकी प्रिंट होगी। इसके बाद प्लस प्लस कॉल, तो कॉल वेरिएबल की वैल्यू बढ़ के जो है वो पहले 0 थी फिर 1 हुई, फिर अब उसकी वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी। तो कंडीशन चेक होगी ये देखने के लिए कि क्या इस लूप ने मजीद आगे चलना है या नहीं चलना। तो कंडीशन में लिखा है कॉल इज लेस देन 5, तो 2 इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है, तो इसलिए आपकी ये सी आउट स्टेटमेंट एक दफा फिर से चलेगी। इस सी आउट स्टेटमेंट में आपकी अरे का नाम है, आपकी अरे का रो 0 है, कॉलम जो है वो अब चेंज होकर 2 हो चुका है, तो ये आपका रो 0 है और इसका ये कॉलम 1 है, सॉरी कॉलम 0 है, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, तो ये 3 वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी। इस तरीके से आपका ये प्लस प्लस कॉल कॉलम की वैल्यू जो है वो बढ़ के 3 हो जाएगी, 3 इज लेस देन 5, द कंडीशन इज ट्रू, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फिर से चलेगी और आपकी जो अरे है उसका रो 0 और कॉल
3, ये रो 0 है, इसका कॉल 0, कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3, रो 0 कॉल 3, ये वैल्यू है 4, ये प्रिंट होगी। इसके बाद आपका प्लस प्लस कॉल की स्टेटमेंट चलेगी और कॉलम वेरिएबल की वैल्यू बढ़ के 4 हो जाएगी। तो कंडीशन चेक होगी 4 इज लेस देन 5, जी बिल्कुल 4 इज लेस देन 5। तो आपकी ये स्टेटमेंट फिर से चलेगी और आपकी जो अरे है उसका रो 0 कॉलम 4 की वैल्यू प्रिंट होगी। ये रो 0 है, ये इसका कॉलम 1 है, सॉरी कॉलम 0 है, कॉलम 1 है, कॉलम 2, कॉलम 3, ये आपका कॉलम 4 है, यानी कि आपका 5 प्रिंट हो जाएगा। 5 प्रिंट होने के बाद ये प्लस प्लस कॉल स्टेटमेंट फिर से चलेगी, कॉलम वेरिएबल की वैल्यू बढ़ के जो है वो 5 हो जाएगी। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि कॉल इज लेस देन 5, नहीं जी कॉल तो इक्वल टू 5 है, तो ये कंडीशन चूंकि फॉल्स है तो इसलिए ये जो फॉर लूप है आपका ये मजीद नहीं चलेगा। प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो यहाँ पे आ जाएगा इस सी आउट स्टेटमेंट के पास जिसमें लिखा है एंड एल, और इससे ये होगा कि कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। तो एक दफा जब ये फॉर लूप जो है, ये वाला फॉर लूप जब एक दफा चल चुका होगा, ये इनर फॉर लूप जब एक दफा चल चुका होगा तो स्क्रीन पे प्रिंट होगा 1 2 3 4 5 और कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर चला जाएगा। इसके बाद ये जो स्टेटमेंट है सी आउट एंड एल, ये तो आउटर फॉर लूप की आखिरी स्टेटमेंट है। तो अब प्रोग्राम का कंट्रोल जाएगा यहां पे प्लस प्लस रो के पास, यानी कि आपका जो आउटर फॉर लूप है वो तो नहीं खत्म हुआ अभी। तो रो वेरिएबल की वैल्यू जो थी वो 0 चल रही थी, अब उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ के 1 हो जाएगी। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी 1 इज लेस देन 3, जी बिल्कुल 1 इज लेस देन 3। तो आपके प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो इस आउटर फॉर लूप के अंदर आ जाएगा। जैसे ही अंदर आएगा तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है फॉर लूप की जिसमें लिखा है इंटीजर कॉल इज इक्वल टू 0, तो ये इंटीजर कॉल इज इक्वल टू 0 या ये जो इनर फॉर लूप है ये एक दफा फिर से नए सिरे से चलेगी। नए सिरे से चलने का मतलब ये है कि कॉल वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। और ये याद रखें कि रो वेरिएबल की वैल्यू जो है वो अब इस टाइम पे 1 चल रही है। तो कॉल इज इक्वल टू 0, कॉल इज लेस देन 5, 0 इज लेस देन 5, जी बिल्कुल 0 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, तो इसलिए इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लो। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, आपकी अरे है एन अरे, उसका रो में वैल्यू 1 चल रही है, कॉल में वैल्यू 0 चल रही है। रो 1 का मतलब है कि यार ये वाली रो, ये सेकंड रो जिसका इंडेक्स 1 है, और कॉल 0 का मतलब है कि यार ये वाली वैल्यू, ठीक है, आपकी रो इंडेक्स 1 उसका कॉलम इंडेक्स 0 में ये वैल्यू पड़ी है, तो ये प्रिंट हो जाएगी इस तरीके से 6 प्रिंट हो जाएगा। 6 के बाद जो है कॉल वेरिएबल की वैल्यू जो है वो बढ़ के 1 हो जाएगी, तो ये आपका जो है प्रिंट करेगा 1 लेस देन 5, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। तो आपका जो अरे है, आपकी अरे इसके रो नंबर 0, सॉरी रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 की वैल्यू प्रिंट कर दो। तो ये आपका रो इंडेक्स 1 है और इसके अंदर कॉल इंडेक्स 0 ये वाला है और कॉल इंडेक्स 1 ये वाला है। तो आपका यानी कि 6 7 8 9 10 ये जो वैल्यूज हैं ये प्रिंट हो जाएंगी और आपका इसके बाद जो इनर फॉर लूप है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही इसकी वैल्यू जो है वो कॉल की वैल्यू बढ़ के 5 हो जाएगी तो इसका जो इनर फॉर लूप है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपके प्रोग्राम का कंट्रोल आएगा आउटर फॉर लूप में और यहाँ पे ये एंड एल स्टेटमेंट है, आपका कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे चले जाने के बाद आपका कंट्रोल आएगा इस फॉर लूप के अंदर और इसमें ये प्लस प्लस रो वाली स्टेटमेंट चलेगी। तो अब रो वेरिएबल की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी और 2 होने के बाद यहाँ पे आपका जो है वो चूंकि कंडीशन ट्रू है, रो इज लेस देन 3, तो 2 इज लेस देन 3, द कंडीशन इज ट्रू, इसलिए आपका ये इनर फॉर लूप नए सिरे से चलेगा और नए सिरे से चलने के बाद ये आपकी अरे के अंदर रो की वैल्यू 2 है, कॉल की वैल्यू 0 है, तो 2 0 ये वैल्यू 11 प्रिंट करेगा, 2 1 12 प्रिंट करेगा, 2 2 आपकी अरे की रो इंडेक्स 2 कॉलम इंडेक्स 2 पे ये वैल्यू पड़ी है 13, इसको प्रिंट करेगा, रो इंडेक्स 2 कॉलम इंडेक्स 3 इसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। ये रो जीरो रो की वैल्यू जो है वो 2 है, कॉलम इंडेक्स 0 है, 2 1 2 2 2 3 2 4 इसको प्रिंट करेगा और जैसे ही आपकी कॉलम वेरिएबल की वैल्यू इस फॉर लूप के अंदर बढ़ के 5 हो जाएगी तो ये जो है इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये मजीद वैल्यूज प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि आपके अरे के अंदर मजीद वैल्यूज है ही नहीं। इसके बाद क्या होगा, एंड एल की स्टेटमेंट, इसके बाद कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। प्रोग्राम का कंट्रोल आएगा आउटर फॉर लूप में। आउटर फॉर लूप के अंदर लिखा है प्लस प्लस रो, तो रो की वैल्यू जो थी वो 2 थी, 2 से बढ़ के 3 हो जाएगी। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि रो लेस देन 3, तो रो वेरिएबल में तो अभी 3 वैल्यू पड़ी है, तो 3 लेस देन 3, द कंडीशन इज फॉल्स। तो आपका ये जो आउटर फॉर लूप है इसके अंदर ये जो 3 स्टेटमेंट्स हैं ये इनमें से कोई स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। आपका ये गेट ch का फंक्शन चल रहा होगा और गेट ch का फंक्शन क्या करेगा, आपके प्रोग्राम को, आपकी जो प्रोग्राम विंडो है उसकी जो आउटपुट विंडो है उसको होल्ड करके रखेगा, ठीक है। तो उस वक्त तक होल्ड करेगा जब तक कि आप कोई भी की प्रेस ना कर लें कीबोर्ड से,
ठीक है, तो इस प्रोग्राम को जो है हम लोग क्या कर लेते हैं, रन कर लेते हैं, देख लेते हैं इस प्रोग्राम को। इसको मैं इनिशियलाइज कर लेता हूं। ठीक है, ये यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग ब्रेसेस हैं, ये एंडिंग ब्रेसेस हैं, और एंडिंग ब्रेसेस के बाद मैंने सेमीकोलन लगाया। इसके अंदर ये आपकी फर्स्ट रो है, 1 2 3 4 5, ये 5 वैल्यूज आ गई पहली रो में। फिर कॉमा लगा के दूसरी वैल्यूज, दूसरी जो रो है उसकी वैल्यूज 6 7 8 9 10। फिर इसके बाद ब्रैकेट से बाहर कॉमा लगा के जो तीसरी रो है उसकी वैल्यूज लिख दें, 11 12 13 15 15 14 एंड 15। तो ये आपकी 3 रोज हैं और हर रोज के अंदर 5-5 वैल्यूज हैं, ये आपने लिख दी। अब इसके बाद हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंटीजर रो इज इक्वल टू 0, रो इज लेस देन 3, क्योंकि आपकी जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 3 हैं, तो इंडेक्स जो है इसका चलेगा 0 1 2 तक चलेगा, एंड रो प्लस प्लस। ठीक है, ये आपका हो गया आउटर फॉर लूप। और इस आउटर फॉर लूप के अंदर एक इनर फॉर लूप है। इसके अंदर भी एक इनर फॉर लूप है, फॉर इंटीजर कॉल इज इक्वल टू 0, कॉल इज लेस देन 5, क्योंकि आपके कॉलम्स की वैल्यूज जो हैं वो जो इंडेक्सेस हैं वो 0 1 2 3 4 तक चलेंगी, लेस देन 5 तक चलेंगी, एंड कॉल प्लस प्लस। और आपका ये वाला जो फॉर लूप है इसके अंदर हम जस्ट सी आउट कर रहे हैं। क्या सी आउट कर रहे हैं, हम इसके अंदर जो है अपनी जो अरे है जिसका नाम है माई अरे, उसकी लोकेशन नंबर रो और लोकेशन नंबर कॉल, यानी कि इंडेक्स नंबर रो इंडेक्स नंबर कॉल की वैल्यू जो है उसको प्रिंट कर रहे हैं। और फिर मैं कहता हूं कि यार इसमें ना कुछ स्पेस भी दे दो। ठीक है, और ये जो सी आउट और एंड एल की जो स्टेटमेंट है ये आपके इस इनर फॉर लूप की स्टेटमेंट नहीं है, ये आपके आउटर फॉर लूप की स्टेटमेंट है। मैं सी आउट को थोड़ा सा इस तरीके से टैब लगा देता हूं ताकि आपको पता हो कि यार ये स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ जो है आपकी इस इनर फॉर लूप की स्टेटमेंट है, और ये जो एंड एल सी आउट एंड एल की जो स्टेटमेंट है दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर इनर फॉर लूप, ये आपके आउटर फॉर लूप की स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से ये लिखने के बाद मैं इसको कर लेता हूं कंपाइल, कोई एरर्स नहीं है, इसको कर लेते हैं रन। तो इसका जो आउटपुट आपको नजर आ रहा होगा 1 2 3 4 5 पहली लाइन में पहली रो के 5 वैल्यूज, 6 7 8 9 10 दूसरी रो की 5 वैल्यूज, और 11 12 13 14 15 आपकी जो तीसरी रो है उस तीसरी रो की 5 वैल्यूज आपको डिस्प्ले हो रही है स्क्रीन के ऊपर। आई होप कि ये प्रोग्राम जो है आपको क्लियर हो चुका होगा। इस तरीके से हम लोगों ने अपनी जो अरे है उसको एक्सेस कर लिया है। ठीक है, फिर है जी राइटिंग एट एन इंडेक्स ऑफ टू डायमेंशनल अरे। टू डायमेंशनल अरे है, टू डायमेंशनल अरे है, उसके इंडेक्स के ऊपर उसके अंदर जो लोकेशंस हैं उसके ऊपर आप राइटिंग किस तरीके से कर सकते हो। तो उसके लिए भी हमें जो है इट इज एडवाइजेबल टू यूज नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है, और नेस्टेड फॉर लूप के जरिए से ही हम जो है अपनी इस टू डायमेंशनल अरे के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, ये इस एग्जांपल के अंदर अरे का साइज थोड़ा ज्यादा लिया हुआ है, हम कोशिश करेंगे इसका जो साइज है वो छोटा ले ले। यहाँ पे जो है आपकी अरे है, इंटीजर टाइप की अरे है जिसका नाम है ए, इसमें 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, सी आउट स्टेटमेंट है, इसमें लिखे काइंडली एंटर वैल्यूज फॉर दी अरे, के अरे के अंदर जो है ना वैल्यूज लिख दें। ठीक है जी, ओके, तो इसमें फॉर लूप है। ठीक है, फॉर लूप है, और फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप है। इस फॉर लूप को मैंने इनिशियलाइज किया है इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 2, क्योंकि ये जो आउटर फॉर लूप है ये रोज को एक्सेस करेगा, और मेरी जो नंबर ऑफ रोज हैं वो तो है ही 2, तो रोज के जो इंडेक्सेस हैं वो होंगे 0 एंड 1, यानी कि लेस देन 2। तो इसलिए मैंने इस लूप को लेस देन आई इज लेस देन 2 तक मैंने इस लूप को चलाया है, और आई प्लस प्लस स्टेटमेंट लिखी। इसके बाद स्टेटमेंट है जी फॉर इंटीजर जे इज इक्वल टू 0, ये बेसिकली आपकी इनर फॉर लूप है, फॉर इंटीजर जे इज इक्वल टू 0। ये जो जे है, जो इनर फॉर लूप है, ये कॉलम्स को एक्सेस करेगा। तो कॉलम्स की चूंकि तादाद 3 है और उनकी जो इंडेक्सेस होंगे वो चलेंगे 0 1 2, यानी कि लेस देन 3 तक। तो मैंने लिखा यार जे की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज करो, जे इज लेस देन 3 एंड जे प्लस प्लस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है सी इन, स्टेटमेंट है सी इन, इनपुट कर रहे हैं ना,
हम कहाँ इनपुट कर रहे हैं? हम अरे में इनपुट कर रहे हैं, और अरे में किधर इनपुट कर रहे हैं? अरे की लोकेशन नंबर आई जे में इनपुट कर रहे हैं। आई में 0 है, जे में भी 0 है, तो आपकी फर्स्ट लोकेशन पे वैल्यू जो है, आपकी अरे की फर्स्ट लोकेशन पे जो वैल्यू है वो जो है वो स्टोर हो जाएगी। इसके बाद जो है आप अभी भी इनर फॉर लूप के अंदर हो। आपकी इस इनर फॉर लूप पे जे प्लस प्लस स्टेटमेंट चलेगी, और जे प्लस प्लस स्टेटमेंट क्या करेगी? जे की वैल्यू को जीरो से बढ़ा के 1 कर देगी, और आई की वैल्यू अभी भी 0 है। ठीक है, तो यहां पे फिर उसके बाद कंडीशन चेक होगी कि यार देखो जे की वैल्यू अभी भी लेस देन 3 है। जी बिल्कुल, जे की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है, तो इसलिए सी इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लो। और अब वैल्यू कहां पुट करनी है? अब वैल्यू आपने स्टोर करनी है अपनी अरे की आई कॉमा जे लोकेशन में। आई में अभी भी 0 है, लेकिन जे की वैल्यू बढ़ के अब 1 हो चुकी है, यानी कि 0,1। 0 का मतलब फर्स्ट रो, और जे की वैल्यू 1 मतलब कि सेकंड कॉलम में वैल्यू स्टोर कर लो। इसके बाद जे प्लस प्लस स्टेटमेंट चलेगी, और जे की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी। 2 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है, इसलिए आपकी ये सी इन स्टेटमेंट एक दफा फिर से चलेगी, और आपकी अरे की जो अरे है जिसका नाम ए है, उसकी लोकेशन आई कॉमा जे में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। आई की वैल्यू अभी भी 0 है, जे की वैल्यू 2 है, यानी कि आपकी फर्स्ट रो के तीसरे कॉलम में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसके बाद जे प्लस प्लस स्टेटमेंट चलेगी, और आपकी वेरिएबल जे की वैल्यू बढ़ के 3 हो जाएगी। जैसे ही इसकी वैल्यू 3 होगी, तो यहां पे कंडीशन चेक होगी, जे इज लेस देन 3, जे इज नॉट लेस देन 3, तो आपका ये जो इनर फॉर लूप है ये खत्म हो जाएगा। लेकिन आपका इनर फॉर लूप खत्म हुआ है, आपका आउटर फॉर लूप खत्म नहीं हुआ। आगे प्रोग्राम का कंट्रोल अब जाएगा आउटर फॉर लूप में, और यहां पे आई की वैल्यू बढ़ा के इसको 2 कर देगा। कंडीशन चेक करेगा, आई इज लेस देन 2, सॉरी, इसकी वैल्यू जो है वो आई की वैल्यू 0 थी, 0 से इसकी वैल्यू बढ़ा के 1 कर देगा। कंडीशन चेक होगी, आई इज लेस देन 2, आई में 1 है, 1 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू है, इसलिए आपका आउटर फॉर लूप इनर फॉर लूप के पास जाएगा, और इस इनर फॉर लूप को री इनिशियलाइज करेगा, फिर से इसको रन करेगा नए सिरे से। तो इसमें इंटीजर j इज इक्वल टू 0, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, j की वैल्यू 0 हो जाएगी, j इज लेस देन 3, तो j इज लेस देन 3, j की वैल्यू 0 है, 0 इज लेस देन 3, द कंडीशन इज ट्रू, तो इसलिए इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। सी इन वेरिएबल आपका ये जो अरे है a, इसके आई कॉमा जे लोकेशन पे वैल्यू स्टोर कर दो। तो आई की वैल्यू पहले तो 0 चल रही थी, अब आई की वैल्यू 1 है, और जे की वैल्यू 0 है। फिर आई की वैल्यू 1 होगी, जे की वैल्यू 2 होगी, फिर आई की वैल्यू 1 होगी, और जे की वैल्यू बढ़ के जो है वो जे की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर जे की वैल्यू 1 होगी, फिर जे की वैल्यू 2 होगी। तो इस तरीके से आपकी जो अरे है उसकी जो सेकंड रो है, दो रोज हैं, उसकी सेकंड रो के अंदर 3 वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी। इसके बाद जे की वैल्यू बढ़ाएंगे हम, जे की वैल्यू जैसे ही 3 होगी, यहां पे कंडीशन चेक होगी, जे इज लेस देन 3, जे इज नॉट लेस देन 3। नाउ जे की वैल्यू 3 है, 3 इज लेस देन 3 इज नॉट ट्रू, फॉल्स है। तो आपका ये जो इनर फॉर लूप है ये मजीद नहीं चलेगा। प्रोग्राम का कंट्रोल आएगा आउटर फॉर लूप में, और आउटर फॉर लूप जो है इसमें आई प्लस प्लस की स्टेटमेंट चलेगी, और आई की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी। फिर यहां पे कंडीशन चेक होगी, आई इज लेस देन 2, आई में तो 2 पड़ा है, 2 लेस देन 2, द कंडीशन इज फॉल्स, तो इसका मतलब है कि आपका ये जो आउटर फॉर लूप है ये भी नहीं चलेगा। और इसके बाद आपका ये सी आउट स्टेटमेंट है, ये चलेगी, जिसमें लिखा है कि वैल्यूज ऑफ द अरे आर, और इसके बाद आपको ये जो आपके नेस्टेड फॉर लूप्स हैं, इसकी मदद से आप अपनी अरे की वैल्यूज को एक्सेस करोगे, आउटपुट करोगे, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा रहे हो आप। ठीक है, तो ये कैसे डिस्प्ले करा रहे हो आप? ये बिल्कुल उसी तरीके से हम डिस्प्ले करा रहे हैं, ये इसी तरीके का फॉर लूप है, नेस्टेड फॉर लूप है, जो कि हमने प्रीवियस सेक्शन के अंदर पढ़ा था। तो आपका ये जो दूसरा ये जो नेस्टेड फॉर लूप है ना, ये वाला, ये जब चलेगा तो ये आपको आपने जो वैल्यूज पुट की थी वो वैल्यूज आपको स्क्रीन के ऊपर ना मैट्रिक्स की शक्ल के अंदर दिखाएगा, यानी कि 2 रोज और 3 कॉलम्स की शक्ल में आपको डिस्प्ले करके देगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि टर्बो सी प्लस प्लस में मैं चला जाता हूं, और यहां पे मैं अपना ये जो प्रोग्राम है इसको मैं लिख देता हूं। मैं कहता हूँ यार मेरी अरे जो है उसके अंदर मेरी अरे जो है उसके अंदर 2 रोज होने चाहिए, 3 कॉलम्स होने चाहिए। ठीक है, और यहां पे मैं यूजर को एक मैसेज देता हूं, सी आउट एंटर वैल्यूज इन दी अरे, बैक स्लैश एन लिख देता हूं, और यहां पे मैं क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज कर लेता हूं।
और चूंकि मेरी अरे जो है वो एक 2 डायमेंशनल अरे है, तो इसलिए मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाऊंगा। मैं लिखूंगा फॉर इंटीजर, बल्कि मैं ये जो लूप के जो काउंटर्स हैं इनको मैं एक ही दफा डिक्लेयर कर लेता हूं। इंटीजर आई कॉमा जे, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 2 एंड आई प्लस प्लस। और ये आपका चूंकि आउटर लूप है, तो आउटर लूप के अंदर मैं लिखूंगा अपना इनर लूप फॉर जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन 3 एंड जे प्लस प्लस। और इसके अंदर मैं सी एन स्टेटमेंट लिखूंगा और मेरी जो अरे है उसका मैं नाम लिख दूंगा माई अरे, और उसकी लोकेशन आई और लोकेशन जे जो भी है, जो कि अपडेटेड लोकेशन जो करंट वैल्यूज हैं आई और जे की वो चल रही होंगी, और मेरी जो अरे के अंदर जो लोकेशंस हैं उसमें वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी। और इसके बाद यहाँ पे ये चूंकि इस फॉर लूप में एक ही स्टेटमेंट है, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी आउट, और यहां पे लिख देता हूं कि द वैल्यूज स्टोर्ड इन द अरे आर बैकस्लैश n लगा देते हैं। और यहाँ पे फॉर लूप दोबारा से फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 2, क्योंकि रोज दो ही हैं तो रो की इंडेक्स होगी 0 एंड 1 यानी कि लेस देन 2, एंड आई प्लस प्लस। मैं आ जाऊंगा अपने इनर फॉर लूप में, और इनर फॉर लूप में फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन 3, क्योंकि मेरी रोज जो है वो 3 है, रोज का इंडेक्स जो होगा वो 0 से शुरू होगा और लेस देन 3 तक जाएगा, यानी कि 0 1 2। तो इसलिए मैंने इसकी कंडीशन लूप की लिखी है लेस देन 3। और क्या प्रिंट करना है जी, यहाँ पे मैंने जो है प्रिंट करना है अपनी जो अरे है, उसकी लोकेशन आई और जे की वैल्यू प्रिंट करनी है। इसके बाद मैं कहता हूं कि यार बैकस्लैश टी यानी कि टैब का कैरेक्टर आ जाए, और इसमें फिर मैं लिख देता हूं सी आउट एंड एल, ताकि जो एक रो प्रिंट हो जाए तो अगली रो जो है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर प्रिंट हो जाए। इसके बाद ये गेट सी एच का फंक्शन है, ये वो प्रोग्राम है जो कि हमने बुक के अंदर अभी अभी देखा है और इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको मैं रन कर लेता हूं। ठीक है, अब ये आपसे कह रहे हैं एंटर वैल्यूज इन दी अरे। तो चूंकि आपकी अरे का साइज जो है वो 2,3 है, यानी कि उसमें 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, तो टोटल आपको 6 वैल्यूज इसमें पुट करनी पड़ेंगी। तो मैं एक सेकंड, ये अभी काम नहीं करेगा, ये इसको मैं दोबारा से रन कर लेता हूं। ठीक है, पहली ये अभी भी काम नहीं करेगा, मैं दोबारा रन कर लेता हूं इसको। मैंने इसमें वैल्यू पुट की 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। 6 वैल्यूज ये मुझसे लेगा, क्योंकि मेरी जो अरे है उसमें 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज उसमें 6 ही स्टोर हो सकती हैं। इसको मैंने एंटर किया, तो इसके बाद इसने मुझे मेरी जो 2 रोज हैं उसकी वैल्यूज, और दो रोज के अंदर जो 3 कॉलम्स हैं उनकी जो वैल्यूज हैं वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करके इसने दिखा दी। पहली जो रो है उसके अंदर 10, 20, 30 वैल्यू स्टोर हुई है, और जो दूसरी रो है उसके अंदर वैल्यू 40, 50 एंड 60 जो है वो स्टोर हुई थी, वो मुझे इसने इस तरीके से डिस्प्ले करके दिखा दी है। तो इस तरीके से आपका ये जो प्रोग्राम है ये टर्मिनेट हो जाएगा। आई बिलीव कि आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, आई ऑल्सो बिलीव कि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को, जिसका नाम कोड विद फैसल है, इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं, इस पर कमेंट्स देना चाहें तो आप कमेंट्स भी दे सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स, अल्लाह हाफिज़।